देन वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। देन आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिस्ट्री में है क्या? भाई मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ यार। क्या कह रहे हो? पैसे लिए तो सब पढ़ाना पड़ेगा? अच्छा चलिए कट करो यार। वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। तो अब पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस। देन पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है क्लास 8th का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैन इसमें हम पढ़ाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंट्री के बारे में, कौन सी कंट्री, हमारे देश भारत के बारे में। इसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या चीज़ है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन के बाद इनके की फ़ीचर्स होते क्या है, इसके फ़ीचर्स जिस तरीके से हम मोबाइल के फ़ीचर्स बताते हैं कि इसके अंदर इतना कैमरा है, इतना ये चीज़ है, इतना वो चीज़ जीबी है, वगैरह 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 वगैरह। अपने फ़ोन के आप इतना ज़्यादा क्वालिटी दोस्तों को बता के चलाते हो, उसी तरह से यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सारे गुण गिनाने हैं। इसके बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट्स। दैट मीन्स वो जिसके वजह से हम कहीं भी लड़ जाते हैं क्योंकि वो हमारा राइट है। इस तरीके से जो हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये क्लास 8th का और बहुत ही प्यारा चैप्टर है। देन चैप्टर से पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक टॉपिक ही नहीं, ये टॉपिक के साथ एक क्वेश्चन भी है। और ये क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो वैसे तो देश में कोई पूछेगा नहीं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, पर किताब में क्वेश्चन वाला ज़रूर पूछेगा एग्जामिनर। देन एग्जामिनर अगर ये पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, देन हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में एक सेट ऑफ रूल्स का है जिसके अंदर बहुत से प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं और पर्सन्स क्या करता है, इस सारे कंट्री को मानता है। मतलब हमारे सारे पर्सन जो है इस कंट्री के सारे रूल्स को मानता है। क्यों? जिस तरीके से हम गेम्स खेलते हैं और गेम्स खेलते वक्त हम क्या करते हैं, गेम्स खेलते वक्त हम सारे रूल्स को मानते हैं, तभी गेम जो है फेयर होता है। उसी तरीके से एक तरीके से देख सकते हैं कि कोई देश कैसे गवर्न होता है, किस तरीके से चल रहा है, सबके लिए वो बात फेयर हो, इसलिए कंट्रीज़ के अंदर जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देन उसकी एक सेट ऑफ बुक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस, यहाँ पर ये डिफाइन करता है किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम बात करते हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री या मुस्लिम कंट्री की बात करते हैं ज़्यादातर, तो वो जो मिड एशिया में आते हैं एंड गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं, वो शरिया कानून को मानते हैं, कुरान शरीफ को मानते हैं, जिनमें वहाँ पर उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, हम सब कंट्री के बारे में बात नहीं कर रहे। इसके बाद वही बात की जाती है अगर हम नेपाल की, तो नेपाल में जो है मोनार्की सिस्टम है, अभी भी राजा महाराजा का चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूएसए या फिर हमारे खुद के इंडिया भारत के बारे में, तो यहाँ पर ना ही शरिया कानून चलता है, ना ही राजा महाराजा चलता है। यहाँ चलता है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है हमारे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। ठीक है, इसके बाद आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेस डाउन द रूल्स। यहाँ पर जो भी रूल्स है इसलिए बनाए गए हैं ताकि कंट्री का कोई भी पावरफुल व्यक्ति इसका मिसयूज़ ना कर सके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सारे सब लोग बराबर है, सभी यहाँ तक कि यहाँ नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक की पोजीशन हमारे पीएम मोदी साहब को भी सेम फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसलिए किसी को भी किसी चीज़ के लिए मिसयूज़ पावर नहीं कर सकता, मतलब पावर को वो मिसयूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, हम उनको सम्मानित करते हैं लेकिन वो भी सेम कानून के अंडर ही आते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर्स, एंड ये भी इंश्योर करता है किस चीज़ को, कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। देन वहाँ पर ये चीज़ क्या होता है कि जो कमज़ोर लोग हैं, लेस पावरफुल है, जो यहाँ पर रोड के साथ में रहते हैं या फिर कोई मजदूर है या किसी तरह के लोग हैं, इन लोगों के साथ कोई टॉर्चर ना हो, कोई गलत चीज़ ना हो, इनके ग्रुप के साथ कोई ऐसा मिसयूज़ ना हो पावर का, कोई ज़्यादा धमकाए नहीं। इस सारी चीज़ों के लिए हमने पुलिस को रख रखा है, पुलिस को अपॉइंट कर रखा है। और ये सारे पुलिस किस चीज़ को मानते हैं, ये पुलिस किस चीज़ को मानते हैं, ये पुलिस मानते हैं उन्हीं लॉ और कानून को जिसको लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशन हैव्स टू प्रोटेक्ट, ये हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ों से, थोड़ा सा इस चीज़ों से कि हाँ भाई किसी चीज़ का हम पर बुरा असर ना हो, किसी चीज़ की नुकसान ना हो हमें। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल वो लिव इन द डेमोक्रेसी माइट कम टू द स्ट्रांगली फील। यहाँ पर कुछ लोगों को डेमोक्रेसी में रहने के बाद कुछ लोग अपने आप को बोलेंगे भैया हम तो भैया सब हम ही भगवान हैं, ये चीज़ वो फील करने लगेंगे और वो पॉलिटिकली जो है हमको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगेंगे, एक डिक्टेटर के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे हिटलर की तरह। ठीक है, दैन वो चीज़ ना हो, कोई भी रॉन्ग ना हो, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये इस लॉ को हम यूज़ करके हम ये डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रूल्स दिए गए हैं।
और आपको राइट्स भी दिए गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं की फीचर्स के बारे में। जैसे मैंने कहा था अभी शुरुआत में, मोबाइल के फीचर्स बताते हो आप और दूसरों को दोस्तों को चलाते हो, उसी तरीके से आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को भी पता होना चाहिए, जिससे आपको पता चल सके आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है। तो इंट्रोडक्शन देखते थे, यहाँ पर इस एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेसिव रूल, बहुत सारे रूल्स रखे हुए हैं। कॉलोनियल स्टेट्स कन्विंस इंडियन दैट द फ्री इंडिया, उन्होंने इंडिया को फ्री कर दिया था। इसका शुड बी डेमोक्रेसी इन द एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ताकि सारे लोग इक्वल रह सके। फर्स्ट चीज़ कि हम सबको इक्वल यहाँ पर माना गया है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म इन द, अब यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था तब 300 मेंबर की यहाँ पर लोगों को लगा था। और यहाँ पर 3 years टू राइट, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मेजरमेंट नहीं है, बाकी 2 साल 11 महीने 18 दिन या 17 दिन के रूप में है, पर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो है 3 years दिए गए हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। इसके बाद आ जाता है जो बहुत सारे थिंग्स है इसके अंदर, जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया इस तरीके से ताकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे देखा जाता है तो कुछ देश अगर हम रिलीजन वाइज देखते तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहुत सारे लोग रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम कास्ट के बारे में बात करें, सब कास्ट के बारे में बात करें, तब तो बहुत लोग हैं, ठीक है। फिर अगर हम उनके रिलीजन के बाद के कास्ट के बाद सब कास्ट को छोड़ दें, फिर हम उनकी ट्राइब्स को लेके बात करें तो और लोग हो जाएंगे। फिर हम उनकी लैंग्वेज को लेके जाएंगे तो फिर तो गए भैया, भारत में इतने लैंग्वेज हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कल्चर, इस तरीके से किसी को भी बहुत ज़्यादा ना मिले तो बहुत कम भी ना मिले। यहाँ पर हिंदू सबसे पहले जो ये इंडिया है तो थोड़ा सनातनी था, हिंदू था। सारे रूलर जो थे, ज़्यादातर लोग थे, किंग्स थे, वो सारे हिंदू थे, जैसे हम पास्ट में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री। तो इसका मतलब क्या, हिंदू है तो इसका मतलब इसको हिंदू को ज़्यादा पावरफुल बना दें? नहीं, ऐसा हम ना करें। इसी के कारण जो है यहाँ रूल्स इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से किसी एक को ज़्यादा ना मिले और किसी एक को कम ना मिले, ठीक है। इसके बाद कुछ और वेरियस कानून, एक और वेरियस की फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इंडिया में यहाँ पर फेडरलिज्म है। देन फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ये एग्जिस्ट करता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देन मीन्स आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोकल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कोई भी लोकल गवर्नमेंट जो एमसीडी होती है, ठीक है, नगर निगम पालिका, इसके पास जाते हैं। इसके बाद आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के पास हम जा रहे हैं। इसके बाद उससे ऊपर जा रहे हैं तो हम सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। वही अगर गाँव वाले की बात करते हैं तो वो सीधा सीधा जो नगर निगम ना होने के अलावा उनके पास होता है पंचायती राज, जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, पंचायती राज। तो यहाँ पर 3 तरह के लेवल आ रहे हैं कानून के, जिसमें एक पावर के हिसाब से देखा जाए तो 3 लेवल है, इसलिए यहाँ फेडरलिज्म है। इसके अलावा पार्लियामेंट फॉर्म देखा जाता था, यहाँ पर एक पार्लियामेंट है जो हमारे दिल्ली में है, जो यूनिवर्सल एज सफरेज है, जिनमें सारे सिटीजन्स को ये दिया गया है कि वो डायरेक्ट रोल इलेक्टिंग के रूप में दिखा सकते हैं। देखिए, अगर हमारा रोड के सामने कुछ ख़राब हो गया तो हम रोड को ऐसे क्या सारी की सारी जनता आ जाएंगी ठीक करने के लिए? नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे कि एक व्यक्ति जाए और इस रोड के बारे में बात करे, ठीक है। जैसे मेरे सामने एक रोड आ रहा है, मेरे घर का वो रोड है और वो ख़राब है, देखो हमेशा ही ख़राब रहता है वैसे तो, लेकिन ये जो रोड है ख़राब है और इसके बारे में मैं जाऊँगा तो क्या मैं सारे पब्लिक जाएंगे इसके लिए? ऐसा तो ये रोड कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हम किसी एक को चुनते हैं जो हमारे एमएलए होते हैं और फिर फाइनली वो आगे जो चीज़ है वो हमारी बातों को पहुँचाते हैं। ये क्यों है? हमारी प्रॉब्लम्स हम किसी एक को देते हैं, फिर वो आगे पहुँचाएगा। इसलिए रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सबका जाना। तो सबका रोल कैसे वो दिखाएंगे? अपने इलेक्शन में, अपने इलेक्टिंग के रूप में, अपने वोट्स के रूप में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सिटीज़न किसी भी तरीके से हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, वो फिर भी इलेक्शन में वोट देगा। इसके अलावा सेपरेशन की गई है पावर की, ताकि किसी एक को पावर मिलकर वो डिक्टेटर ना बन जाए, ठीक है। इसलिए पावर को क्या रख रखा है भाई, एक तूले एक तूले एक तूले, मतलब किसी एक ताले, एक कमरे को खोलने के लिए 3 तरीके से चाबी को जोड़ेंगे तब ये ताला खुलेगा। तो उस ताले का एक हिस्सा इसको, एक हिस्सा इसको और एक हिस्सा तीसरे को दे रखा है, ताकि तीनों जो है जोड़े, फिर एक की बने, तब जाके वो ताला खुलेगा। मतलब कोई अकेला उस दरवाजे को, ताले को नहीं खोल सकता। इस तरीके से हमारे देश का बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स, द स्टेट इज अ लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ लेजिस्लेचर जो होते हैं वह इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसको हमने चुना होता है वही लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है एग्जीक्यूटिव द ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड द रनिंग गवर्नमेंट। कि जब भी कोई वीडियो आएगा इस नॉलेज क्लासेस को, सारे वीडियो मिलियंस में जाने चाहिए। ये एक रूल बना दिया गया है, जोक सपाट, पर अगर ये रूल्स बना दिया जाए
तो बहुत अच्छा होगा। पर ये रूल अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ये रूल लाना पड़ेगा जुडिशरी के पास। जुडिशरी इस चीज़ को कहेगा कि हाँ, मुहर लगा के कि हाँ भाई इस रूल को लेकर आ जाओ, तब ये रूल जाएगा एग्जीक्यूटिव के पास, और वो एग्जीक्यूटिव इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास है कि उसका काम है हर जगह इस कानून को लागू करना। तो आपको जो भी कानून यहाँ पर नए दिखते हैं या किसी चीज़ को चेंज करके दिया जाता है, वो सारे के सारे कानून इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हर ऑर्गन चेक करता है कि सारी चीज़ें सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें ये बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसे 3 पिलर्स भी कहा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन्स भी कहा जाता है कि 3 ऑर्गन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश को गवर्न करने के लिए। इसके बाद आ जाता है टॉपिक फंडामेंटल। जैसे कि मैंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स हर किसी के पास हैं, और फंडामेंटल राइट्स यहाँ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर कहलाता है, फीचर्स है। देन दिस राइट्स प्रोटेक्ट करता है किसी भी सिटीजन को, किसी भी तरीके से उसको कोई बड़ी पावर उसको प्रॉब्लम ना दे सके, इसी तरीके से बच सके, वो यहाँ पर कोई भी उसके साथ एक्सप्लॉइट ना करे, उसे हार्म ना करे। इसलिए हर किसी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हर एक इंडिविजुअल्स को। ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है ताकि वो माइनॉरिटी में हो या मेजॉरिटी में हो, दोनों ही जगह पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेफ़ है इस कंट्री में। इसके बाद आ जाता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है एक स्टेट, एक नेशन, जो आपका आ जाता है एक स्टेट इज़ वन इज द विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी रिलीजन। किसी भी एक धर्म को वो प्रमोट नहीं कर सकता। जिस तरीके से देखा जाता है तो भारत में बहुत तरह के धर्म होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक धर्म जो बहुत एंशियंट था तो उसको करें, या बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है तो हम उसको प्रमोट करें। इसलिए आप देखते होगे तो आपके स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है ताकि सब के सब इक्वल दिखाई दे, ताकि कोई अलग ना दिखाई दे। ठीक है, और जो हॉलीडेज़ होते हैं, जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें छुट्टी दी जाती है, उसको मनाया नहीं जाता है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स की बात अलग होती है। देन इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पर आ जाता है कि ये इंश्योर किया जाता है ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को, और ये सर्व किया जाता है गाइड की जो इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट है वो लॉज और पॉलिसीज़ हेल्प करेगी उनकी गरीबी और जो भी उनकी ख़राब उनकी स्थिति चल रही है उससे उनको ठीक करने में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बहुत मेजोरिटी वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन सही है कि इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एग्जामिनर इसको बहुत अच्छे से पूछेगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। सबके पीछे राइट 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 लगाते चले जाइए। सबसे पहली है इक्वलिटी, जजमेंट सब इक्वल है, सारे लोग इक्वल है, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए पट्टी लगी रहती है उसकी आंखों में कि मेरे सामने दिख रहा है वो मुझे नहीं पता, वो अमीर है गरीब है क्या है मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, तो वो सारे के सारे इक्वल है। यही चीज़ जो है न्याय की जो है देवी, उनकी आंखों में पट्टी लगाई जाती है। इसके बाद अगर देखा जाता है तो वो जो चीज़ है वो किसी रिलीजन, कास्ट या सेक्स किससे मैटर नहीं करता है। रिलीजन टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। देन यहाँ पर आज़ादी है, सब आज़ाद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के घर में जाके चोरी करने लग जाए। ठीक है, फ्रीडम का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपनी बातें कहने के लिए, अपने एक्सप्रेशन कहने के लिए, अपनी चीज़ें करने के लिए, यहाँ से वहाँ घूमने के लिए, पूरा भारत घूमने के लिए आप जो है फ्री है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी जॉब करने के लिए आप फ्री है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक फ्रीडम आपकी जो है लिमिटेशन है कि जिससे कोई सोसाइटी हार्म ना हो पाए, तब तक आपकी फ्रीडम जो है वो आपका हक है। इसके बाद आ जाता है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे अगर आपके खिलाफ़ कोई ख़राब चीज़ हो रही है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिया जाता है कि किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, आपको ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, जो भी आप 14 साल के नीचे और आपको काम करवाया जा रहा है। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो आपका अधिकार था वो आपके साथ, मतलब आपके साथ ज़्यादती हो रही है, सीधी सीधी कौन सी बात है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, तो ये राइट ऑफ जो है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। इसके बाद आ जाता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को हो, आप दूसरी धर्म को भी चुन सकते हो, आप उसी धर्म में बना रह सकते हो, आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हो, हर तरीके से यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, आप अपना मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं, गिरजाघर जेन्युइन चर्च बना सकते हैं, मठ बना सकते हैं। किसी भी तरह की चीज़ को बनाने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। हर व्यक्ति का कल्चर होता है कि तो कल्चर जो होती है वो एक सॉल होती है, एक आत्मा है, सॉल है। देन आप यहाँ पर कल्चर और एजुकेशन की राइट दी गई है ताकि आप खुलकर कल्चरल जो है अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। आप वो जो है जिस तरीके से गाना बजाना जो हो गया है, म्यूज़िक हो गया है, डांस हो गया है, ठीक है, और एजुकेशंस हो गई है, बुक्स हो गई है, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंड्स। देन द
अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट, किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो रोड पे रहने वाला एक व्यक्ति क्यों ना हो और उस महल में बैठने वाला एक व्यक्ति क्यों ना हो, बंगलों में बैठने वाला हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी को राइट है कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाकर अपने लिए लड़ने के लिए अधिकार। तो इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमिट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर हो जाता है क्लोज। जैसे मैंने कहा था बहुत छोटा है, शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप इसका नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है इसके नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाइए और बहुत ज़रूरी है नोट्स को बार बार पढ़ना। देन लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जो हमेशा बोलना पड़ता है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। बाय।